नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं चाइना ने यहाँ पर लाल सागर में लेज़र लाइट से, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि लेज़र लाइट से जर्मनी का एक विमान था उस पर हमला कर दिया। और आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे के क्या कारण हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ युद्ध चल रहे हैं जिनको हम रोकने में लगे हुए हैं, वो रुक नहीं रहे हैं, और एक तरफ चाइना ने ये जो हमाकत करी है जर्मनी के इस विमान के साथ, ये क्यों करी है ये भी समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार लेजर अटैक किया गया है। किस इंटेंशन से किया है ये समझते हैं। तो जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि एक चीनी युद्धपोत ने लाल सागर में जो इनका ASPIDES मिशन था, एस्पाइड्स मिशन, यहाँ पर एक था जर्मनी जो विमान था वो तैनात था, उसको लेकर के निशाना बनाया है चाइना ने लेजर लाइट से। जब ये घटना घटी तब विमान यूरोपीय संघ के सुरक्षा अभियान के तहत यहाँ पर गश्ती लगा रहा था। विमान में जर्मनी सैनिक मौजूद थे और एक नागरिक जो कि वाणिज्यिक प्रदाता था वो चालक दल सवार था। यहाँ पर लेजर हमले से मिशन की सुरक्षा और कर्मियों की जान को खतरा हुआ। किसी भी चेतावनी या फिर रेडियो संपर्क के बिना ये हमला किया गया था, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं हो जाता है। और यहाँ पर चीन ने जो मानक हैं उनका उल्लंघन किया। इस तरीके से चाइना नहीं कर सकता है, जबकि हम उसकी टेरिटरी में नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ अपने मिशन के लिए यूरोपीय संघ का सुरक्षा जो अभियान था उसको पूरा कर रहे थे। वहाँ पर हमारा क्षेत्र था, सारी चीज़ें हमारी थी, किसी भी तरीके से चाइना का क्षेत्र या फिर चाइना को परेशान नहीं किया गया। फिर भी चाइना ने ऐसा क्यों किया कि उसने जर्मनी के प्लेन पर हमला कर दिया। आगे आते हैं। हमले के बाद मिशन रोकना पड़ा। अब जैसे ही लेजर की चपेट में विमान आता है तो उसके बाद इन्हें मिशन को रद्द करना पड़ता है और जिबूती स्थित बेस पर सुरक्षित लैंडिंग करवानी पड़ती है। सौभाग्य से कोई भी शारीरिक क्षति नहीं हुई, लेकिन ये घटना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर हो जाती है कि चाइना, अगर हम अपने मिशन के लिए भी लाल सागर में, रेड सी में एंट्री करें तो सागर जो एक ऐसी एंटिटी है जिस पर किसी भी देश का कोई भी अधिकार नहीं हो जाता है। अंटार्कटिका की बात करूं, किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी अब आर्कटिक और अंटार्कटिक पर जितने भी देश हैं वो अपने सैन्य बेस बनाना चाहते हैं, उसको भी अब हथियाना चाहते हैं। वैसे अगर हम समुद्र की बात कर ले तो सेम ऐसा ही है, सारे व्यापारिक मार्ग समुद्रों से जा रहे हैं, किसी एक देश का वहां पर तो आधिपत्य नहीं हो जाता है। और अगर समुद्री अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो प्लेन्स हैं और जो युद्धपोत, जो नौका पोत हैं आपके, वो वहाँ पर जाएंगी ही गश्ती करने के लिए। तो क्या कोई भी देश किसी भी दूसरे देश पर उठा करके हमला कर देगा? ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो अभियान इस तरीके से चलाए जा रहे हैं वो कैसे वर्क करेंगे? तो चाइना ने ये जो हमाकत करी है ये पूरे विश्व में एक शोचनीय घटना हो जाती है। ठीक है, क्योंकि भैया हिंद प्रशांत क्षेत्र में, दक्षिणी चीनी सागर में, यहाँ पर हम लोग भी तो वर्क कर रहे हैं, हम लोग भी तो यहाँ पर अभियान चला रहे हैं। हाल ही में एक हमारी सैन्य जो अगर क्वाड की मैं बात करूँ तो क्वाड वर्क किस पे करता है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए, वहाँ पर किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब वहाँ पर आकर के चाइना किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और हमला करता है तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। राजनयिक प्रतिक्रिया। जर्मनी विदेश मंत्रालय ने इस कृत्य को पूरी तरीके से अस्वीकार बताया है। बर्लिन में स्थित चीनी राजदूत को तलब करके सख्त आपत्ति दर्ज कराई गई है और सैन्य शांति मिशन के नियमों का उल्लंघन बताया गया है कि जो हम सैन्य शांति मिशन चला रहे हैं, आपके जो नियम हो जाते हैं, आप उसको ऐसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? आपने उन नियमों का उल्लंघन किया है। अब देखो यहाँ पर बर्लिन का आरोप क्या है। ये लेजर हमला जानबूझकर किया गया है और इसका कोई सैन्य औचित्य नहीं था, ये यहाँ पर कहा जा रहा है बर्लिन से। जबकि अब ये जो आपका एस्पाइड्स मिशन हो जाता है, ये क्या हो जाता है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सुरक्षा प्रसार है आपका ये एस्पाइड्स मिशन, जो यूरोपीय संघ की साझा सुरक्षा और रक्षा नीति के तहत चलाया जा रहा था। इसका उद्देश्य क्या था? तो यमन में आपके जो हूती विद्रोही खतरा बनते हैं ना, लाल सागर में आपके हूती विद्रोही हो जाते हैं जो जहाजों को पर कब्जा कर लेते हैं, सामान उतरवा लेते हैं, तो ये जो हमले हो रहे हैं उनसे बचाव करना और उसके लिए यहाँ पर जल मार्गों में वाणिज्यिक जहाजों की रक्षा करना, ये इसका काम है कि जो भी वाणिज्यिक जहाज जाए तो उससे सामान पर हमला ना किया जाए, सामानों को न लूटा जाए। ठीक है, लाल सागर, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में नागरिक नौवहन की सुरक्षा ये सुनिश्चित करता है इनका मिशन।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य, लाल सागर में तनाव क्यों बढ़ रहा है अब वर्तमान समय में? तो देखिए, हूती विद्रोहियों के हमले से वृद्धि के कारण ये क्षेत्र उच्च जोखिम वाला हो गया है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस रूट से अपना सामान नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि क्या पता कब हूती विद्रोही यहाँ पर हमला कर ले, सामान भी ले जाए और साथ ही साथ जो उस पर सवार होते हैं उसको भी मार देते हैं। और अगर हम कोई और रूट चूज करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करना बेहतर है। ठीक है, पिछले दिनों हूती विद्रोहियों ने लाइबेरिया ध्वज वाले जो जहाज है उस पर हमला कर दिया था और एक अन्य जहाज को वहां पर डुबाने का दावा उन्होंने किया था। व्यापार मार्गों की सुरक्षा वैश्विक व्यापार की स्थिरता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि समय समय पर यहाँ पर निगरानी अभियान चलाए जाएं और तभी सभी देशों के जो वाणिज्यिक आपके जहाज जा रहे हैं उनकी सुरक्षा हो पाएगी। राइट, आगे आते हैं, आगे बात करते हैं लेजर हमला क्यों है चिंताजनक। अब देखो, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार कोई भी लेजर हमला नहीं कर सकता है। जो अंतरराष्ट्रीय नियम हो जाते हैं, युद्ध नियम भी जो हो जाते हैं, वही कहते हैं कोई भी देश किसी भी देश पर शांति मिशनों पर लेजर हमला युद्ध तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करेगा। किसी जो युद्ध भी होगा अगर, तो उसमें भी लेजर का यूज नहीं कर सकता है। ये कहा गया है कि लेजर आप किसी भी तरीके से यूज नहीं करोगे युद्ध में। जब अंतरराष्ट्रीय मानक तय है कि इवन युद्ध में भी आप लेजर का यूज नहीं कर सकते हो, तो आपने शांति मिशन में लेजर का यूज कैसे कर लिया, ये सोचनीय बात हो जाती है। राइट, यह हमला दर्शाता है कि सादा समुद्री क्षेत्र में सैन्य टकराव की आशंका बढ़ रही है। प्रभावित पक्षी जर्मनी की प्रतिक्रिया आने वाले समय में यूरोपीय संघ की नीति में बदलाव का कारण भी बन सकती है। बीजिंग की चुप्पी, अब जब ये सारी चीजें हुई, बर्लिन ने आरोप लगाया, तो इस पर जो चीनी सरकार है वो पूरी तरीके से शांत है। बीजिंग से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं यहाँ पर आ रही है, ना ही उन्होंने कोई औपचारिक बयान दर्ज किया। जब जर्मनी के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया तो भी यहाँ पर चाइना ने कुछ भी नहीं कहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये रणनीतिक चुप्पी हो सकती है जो भविष्य के राजनयिक और सैन्य समीकरणों को प्रभावित करेगी। इस घटना से क्या संकेत मिलते हैं कि लेजर जैसे अत्याधुनिक हथियार का सैन्य मिशनों पर प्रयोग बढ़ रहा है, जो कि पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय युद्ध में भी इसका यूज करना निषिद्ध है। ठीक है, साझा जल क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह क्रिएट कर देती हैं कि जब साझा वो क्षेत्र है और सभी का वहां से सामान आना जाना है, उसकी सुरक्षा की बात की जा रही है, तो फिर ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं। चीन और यूरोपीय संघ के संबंध है, इस पर सवाल खड़ा हो जाता है क्योंकि इनके बीच में तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, भविष्य की दिशा क्या बदलेगा सुरक्षा ढांचा। तो यूरोपीय संघ की संभावना की बात करें तो इनका जो एस्पाइट्स मिशन जैसा शांति अभियान है, इसके सुरक्षा प्रोटोकॉल को फिर से परिभाषित किया जाएगा। डिप्लोमेटिक टकराव को शांत करने के लिए बैक चैनल वार्ता की जा सकती है, क्योंकि सामने से तो अभी चाइना आ नहीं रहा है, चाइना ने ये किया है, चाइना को पता है। ठीक है, इसीलिए चाइना खुल करके बोल भी नहीं रहा है। लेकिन अब ये बैक चेन वार्ता की जाएगी जो हमें और आपको नहीं पता होगी, सार्वजनिक तौर पर नहीं आएगी। बैक चेन वार्ता होगी, चीजें समझी जाएंगी, एंड देन क्या इसका आउटकम निकल करके आता है वो पता चलेगा। सैन्य संवाद तंत्र स्थापित किया जाएगा। ये घटना एक संकेत है कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा अब नई चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। तो अब हम लोगों को भी उतना ही ज्यादा क्या होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा और सशक्त होना पड़ेगा। ये आपका रेड सी का एरिया हो जाता है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि रेड सी कितने जो स्थल क्षेत्र हैं उनसे घिरा हुआ है, तो ये आपसे कई बार जो प्रश्न है वो बनता है यहाँ से, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, ये देखो ये पूरा रेड सी है, इसके बाद ये गल्फ ऑफ अडन में आकर के मिल जाती है, एंड देन पूरा इधर आपका इंडियन ओशियन आ जाता है। राइट, चलो आगे बात कर लेते हैं। ये तीन जल क्षेत्रों लाल सागर, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर विश्व व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सामरिक गतिविधियों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने पीछे आपको दिखाया कि ये रेड सी है, इसके बाद ये आपकी गल्फ ऑफ अडन है, अडन की खाड़ी, एंड देन इसके बाद ये इंडियन ओशियन है। तो पूरा ये एक रूट है जो पहुंच प्रदान करता है, और अगर ऐसा होता है तो ये रूट आपका प्रभावित हो जाएगा। इसके बीच का संबंध भौगोलिक, समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के स्तर पर गहराई से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक संबंध की बात करते हैं, लाल सागर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये उत्तर में स्वेज नहर से भूमध्य सागर से जुड़ता है, जबकि दक्षिण में अगर बात करें तो आपका ये बाबा अल मंडेब जलडब्रू मध्य के माध्यम से अदन की खाड़ी में जुड़ता है। ये जो पीछे देखो आकर के ये है आपका ये बाबा अल, ये वाला, इससे ये किससे जुड़ रहा है, अदन की खाड़ी से आपका जुड़ रहा है आकर के। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अदन की खाड़ी तो लाल सागर और अरब सागर, हिंद महासागर के हिस्से को ये जोड़ता है। हिंद महासागर की बात करें तो अदन की खाड़ी के बाद ये पूरे दक्षिण एशिया, पूरी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक फिर ये फैला हुआ है, यानी कि हर जगह ये पहुंच को सुनिश्चित करता है।
सामरिक महत्व की बात करें, विश्व व्यापार की धमनी कहा जाता है, धड़कन है भाई साहब ये, क्योंकि दुनिया के 30% तेल और गैस टैंकर यहीं से होकर के गुजरते हैं। लाल सागर से होकर सुएज नहर और फिर भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप को कनेक्शन यहां पर मिलता है। बाब अल मंडेप जल डमरू, ये चोक पॉइंट लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच है। यदि यह बंद हो जाएगा तो वैश्विक व्यापार आपका ठप हो सकता है। हिंद महासागर में सैन्य शक्ति का केंद्र है। अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना की उपस्थिति रहती है यहाँ पर। इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड की गतिविधियों का केंद्र यही है। जो मैंने आपको बताया था कि हाल ही में अमेरिका ने अपना एक जो जहाज है वो यहाँ पे तैनात किया है और सभी देशों के दो आपके जो सैनिक है उनको तैनात किया गया, जिसमें एक महिला रहना अनिवार्य है। ये बताता है कि हम जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, संप्रभुता उसको क्या किया जा सके, कायम किया जा सके। समकालीन चुनौतियों की बात करते हैं यहाँ पर। लाल सागर तो हूती विद्रोही यहाँ पर हमले करते रहते हैं। लेजर घटनाएं, चीन और पश्चिमी टकराव बना ही रहता है। अदन की खाड़ी, समुद्री डकैती, ये सबसे बड़ी समस्या है जो सोमालिया तट पर होती रहती है। सैन्य संघर्ष चलता रहता है। हिंद महासागर में चीन की नौसैनिक विस्तारवादी नीति वो परेशान करके रखी हुई है। नौवहन की स्वतंत्रता खतरे में है और पर्यावरणीय संकट आ रहे हैं। हूती विद्रोही की बात कर लेते हैं जो बहुत बार आ गया है। अब इसमें तो हूती विद्रोही होते क्या है एक्चुअली, क्या कौन सी संगठन समूह है, तो इनके बारे में जानेंगे। तो हूती, जिन्हें हम अंसार अल्लाह भी कहते हैं, यमन का एक शिया मुस्लिम विद्रोही समूह है जो मुख्यतः जैदी शाखा से संबंध रखते हैं। इनका नाम उनके संस्थापक हुसैन बदर अल दीन अल हूती के नाम पर पड़ा हुआ है। इतिहास की बात करते हैं तो 1990 में जैदी अल्पसंख्यक की पहचान अधिकारों के लिए धार्मिक आंदोलन की इन्होंने शुरुआत करी थी। 2004 में यमनी सरकार के साथ पहला इनका शस्त्र संघर्ष होता है। इसके बाद 2014 में हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति अब्द रूब जो मसूर हादी थे इनको हटने पर मजबूर किया। 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन ने हूतियों के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। समर्थक और विरोध, ईरान जो है ये हूतियों को सैन्य, आर्थिक और तकनीकी शक्ति जो है वो प्रदान करता है। और इजराइल ने क्या बोला था कि ऑक्टोपस नीति इसलिए अपनाता है कि इनके जो 8 पैर हैं, जिसमें इसको भी गुना जाता है, इनको पहले काटा जाए, हटाया जाए। सऊदी अरब हूती प्रभाव को रोकने के लिए सैन्य गठबंधन जो है उसका नेतृत्व करता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ तो हूतियों को हथियारबंद हमलों और समुद्री हमलों की हमेशा निंदा करते रहते हैं। एकमात्र ईरान आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो इनका समर्थन करता है, इनको हथियार देता है और इनको ये कहता है कि हाँ जाओ तुम सामान लूटो जा करके और यहाँ पर लेकर के आओ। इसके बाद यूएनए ये संघर्ष विराम और शांति प्रक्रिया के लिए मध्यस्थता करता है इनके बीच में। समुद्री हमले और वैश्विक व्यापार में बाधा, 2023 से 25 की अगर हम बात करें तो ये चीजें थोड़ी ज्यादा बढ़ी हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली हैं। इससे हमारा जो वैश्विक व्यापार है, विशेषकर जो तेल की आपूर्ति है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है और रेड सी में सबसे ज़्यादा जो जहाज, उन पर ड्रोन, मिसाइल और लेज़र आधारित हमले होते रहे हैं। हूती विद्रोहियों के प्रभाव तो भीषण गृह युद्ध हुआ है। सऊदी अरब में हूतियों द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। लाल सागर में जहाजरानी की सुरक्षा में खतरे उत्पन्न हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की बात करें तो ईरान और पश्चिमी देशों के बीच में तनाव भी इन्हीं की वजह से इतना ज्यादा बढ़ा है कि इजराइल ने यहाँ पर इतना ज्यादा हमले भी किए थे। वर्तमान स्थिति 2025 में बात करें तो हूती विद्रोही अब भी सना और उत्तरी यमन में बड़े हिस्से में नियंत्रण बनाए हुए हैं। यमन में युद्ध विराम प्रयास जारी है लेकिन अस्थिरता बनी हुई है। हूती अब पारंपरिक युद्ध के साथ साथ साइबर, ड्रोन और समुद्री हमले भी करने लगे क्योंकि जो ईरान है वो इनकी मदद करता है इस तरीके की टेक्नोलॉजीज में। भारत के लिए प्रासंगिकता समझे तो ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है, गैस सुरक्षा खतरे में है और सैन्य कूटनीति भैया देखनी पड़ेगी। भारत का अधिकांश तेल इसी क्षेत्र से आता है। भारतीय जहाज पर भी हूती जो है वो कई बार हमला कर देते हैं। भारत में अदन की खाड़ी में आईएनएस तैनात कर नौवहन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अभी एस्पाइड्स मिशन जो है इसके संचालन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र, नाटो, यूरोपीय संघ या फिर अरब लीग। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। बाकी आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।